नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। आकाश में माइकल ने बिना किसी झिझक के अपनी आत्मा से मृतकों के क्षतिग्रस्त ताबूत को प्रकट किया। उसके भीतर से तुरंत कई आकृतियां प्रकट हुई। लकी, राजकुमार, भूत, अन्य चींटियां, लुप्त होना और कुछ अन्य मरे हुए लोग जिन्हें माइकल अपनी सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनता था। नीचे रूई के मन में एक घिनौना विचार आया। उसने सोचा कि इस हमले के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही साम्राज्य का वह व्यक्ति पोर्टल से गुजरा, रूई ने खुद से वादा किया कि वह ये सुनिश्चित करेगा कि अपराधी को ढूंढ निकाला जाए और बिना किसी दया के उसे कुचल दिया जाए। उसे नहीं पता था कि वह माइकल है, और न ही उसे यह पता था कि उस पर हमला करने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही ताकत थी जितनी उस व्यक्ति के पास थी जिसे साम्राज्य पोर्टल के माध्यम से भेजने की योजना बना रहा था। दरअसल माइकल ने खुद भी इस बात पर ज्यादा विचार नहीं किया था कि साम्राज्य किस स्तर की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। वह जानता था कि साम्राज्य के पास चौथे दर्जे के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हालांकि वह यह मानना चाहता था कि इस तरह के आंकड़े मूल देश में इतनी आसानी से तैनात नहीं किए जा सकते, लेकिन वह इस धारणा पर जोखिम लेने को तैयार नहीं था। भले ही भेजा गया व्यक्ति ऐसा हो जिसे वह हरा सकता हो, माइकल का खुद को खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं था। वह लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाने और वास्तविक दुनिया में परेशानियों से निपटने से पहले ही थक चुका था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसे उत्पत्ति की भूमि के अंदर उसी थका देने वाली स्थिति का सामना करना पड़े। इसीलिए वह छिपा रहा, और उसने अंधेरे में छिपकर पूरी ताकत से हमला क्यों किया। जिन लोगों को उसने पहले मारा था उनके बारे में माइकल को कोई भावना नहीं थी। वे उसे जान से मारने के इरादे से यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें पहले मारना ही तार्किक विकल्प था। माइकल ने समय बर्बाद नहीं किया। उनकी आवाज शांत थी, आक्रमण करना। आदेश का पालन करते ही वे मरे हुए प्राणी पल भर में आकाश से गायब हो गए। राजकुमार को नए विचारों को समझने का मुश्किल से ही समय मिला था कि रक्षात्मक गुंबद के ऊपर का आकाश नए हमलों से फट पड़ा। सबसे पहले जो चीज दिखाई दी वह थी काली आग। ऊपर से गहरे हरे रंग की लपटों का सैलाब एक ढहते तूफान की तरह बरस पड़ा। गर्मी से दम घुट रहा था और हवा कांप रही थी। लपटें सुरक्षा कवच से टकराईं और जीवित प्राणियों की तरह उसकी सतह पर फैल गईं, सुरक्षात्मक गुंबद को कुचलती हुई। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, कुछ और ही घटित हो गया। भूतिया आकृतियां, कई पारदर्शी आकृतियां हवा में नीचे उतरी। उनके आकार विकृत और अस्वाभाविक थे और वे भयानक चीखों के साथ अवरोध से टकराईं। प्रत्येक टक्कर से सुरक्षात्मक गुंबद पर लहरें दौड़ गईं। फिर तीसरी लहर आई। 4 विशालकाय चींटियां। उनके शरीर विशालकाय थे, सामान्य जीवों से कहीं अधिक बड़े। उनके बाह्य कंकाल गहरे रंग के और भारी थे, मानो किसी बख्तरबंद घेराबंदी हथियार हो। वे भयानक गति से आकाश से गिरे और गुंबद से टकराकर चकनाचूर हो गए। बूम! पूरा इलाका हिल गया। इस जोरदार टक्कर से ही अनुष्ठान स्थल के बाहर की जमीन में दरार पड़ गई। चींटियां पीछे नहीं हटी। उन्होंने दोबारा हमला किया, और फिर उनके विशालकाय अंगों ने बार बार अवरोध पर प्रहार किया। प्रत्येक प्रहार में राक्षसी शारीरिक शक्ति निहित थी। रूई के आत्मविश्वास से भरे भाव धीरे धीरे गायब हो गए। ये गुंबद पूरे 1 मिनट तक टिकने वाला था। यह एक ऐसा खजाना था जो एक सर्वोच्च महाशक्ति की शक्ति को भी रोक सकता था। लेकिन संयुक्त हमले के चलते सुरक्षा घेरा तेजी से कांपने लगा। 20 सेकंड बीत गए, फिर वह चकनाचूर हो गया। दरार, सुरक्षात्मक गुंबद धीरे धीरे धुंधली होती रोशनी के टुकड़ों में बिखरकर बाहर की ओर फट गया। अविश्वास के कारण रूई की पुतलियां सिकुड़ गईं। कैसे? ये शब्द उसके मुंह से मुश्किल से निकले ही थे। हमले पहले से ही उसकी ओर बढ़ रहे थे। भय की एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। बिना किसी झिझक के रूई ने अपनी वंश परंपरा को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से तीव्र अंधकार में ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसकी त्वचा पर काले शल्क तेजी से फैल गए। ये शल्क तुरंत कठोर हो गए और एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक कवच का निर्माण कर उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से जहरीली हरी लपटों की एक लहर नीचे उतरी। आग की लपटों ने अनुष्ठान स्थल को पूरी तरह से निगल लिया। रूई ने विरोध करने की कोशिश की। जब उसने अपनी वंश परंपरा को उसकी सीमा तक पहुंचाया तो उसके शरीर पर मौजूद काली पपड़ियां शक्ति से दमक उठी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह बच सकता है, फिर जहर फैल गया। हरी आग तेजाब की तरह त्वचा की परतों को जलाती हुई ऊर्जा और मांस दोनों को भस्म कर रही थी। रूई की चीख भयंकर लपटों में दब गई। अंत में ढहती हुई अनुष्ठानिक संरचना के भीतर उसकी राख के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचा था। युद्ध क्षेत्र के ऊपर काफी ऊंचाई से माइकल ने काले धुएं के आवरण के बीच से परिणाम देखा। उनके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उनके लिए यह अनुष्ठान को रोकने का सबसे तेज तरीका था। माइकल के शरीर के चारों ओर फैला काला धुआं धीरे धीरे हवा के साथ बह गया, जिससे नीचे के दृश्य को देखते हुए उसकी उपस्थिति छिप गई। जहरीली हरी लपटें पहले ही फीकी पड़ने लगी थीं। जहां कभी अनुष्ठान स्थल हुआ करता था वहां अब केवल जले हुए पत्थर और टूटी हुई मिट्टी ही बची थी। जिस आह्वान घेरे को बनाने में इतना प्रयास किया गया था वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इसके ऊपर स्थित अस्थिर पोर्टल तेजी से झिलमिला रहा था। वृत्त के सहारे के बिना अंतरिक्ष में उत्पन्न विकृति तेजी से अस्थिर हो गई। आकाश में बन रही पतली दरार एक बार मुड़ी और फिर अंदर की ओर ढह गई। कुछ ही सेकंड में पोर्टल पूरी तरह से गायब हो गया। माइकल ने स्थानिक ऊर्जा के अंतिम अंशों को हवा में विलीन होते हुए देखा। फिर उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। वापस करना। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके मरे हुए साथियों के साथ उसके गहरे संबंध के कारण उसका आदेश स्पष्ट रूप से सुनाई दिया।
कुछ ही सेकंड में आकाश फिर से खाली हो गया, केवल माइकल ही शेष रहा। कुछ क्षणों के लिए वह वहीं रुका रहा, चुपचाप सावधानीपूर्वक आसपास के वातावरण का अवलोकन करता रहा। उसने जल्दबाजी नहीं की। हालांकि अनुष्ठान स्पष्ट रूप से नष्ट हो चुका था, माइकल ने वर्षों के अत्यधिक चिंतन के माध्यम से खुद को यह सिखाया था कि खतरनाक परिस्थितियों में सावधानी बरतना कभी व्यर्थ नहीं होता। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई अनपेक्षित उपस्थिति नहीं है, वह अंततः नीचे उतरने लगा। उसका शरीर हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ा। जिस धुएं ने उसे छिपा रखा था वह जमीन के करीब आते ही छटने लगा। जब माइकल आखिरकार उतरा तो उसके सामने तबाह हुआ भूभाग फैला हुआ था। प्राकृतिक आपदा के बाद वह जगह युद्धक्षेत्र जैसी लग रही थी। तीरों के प्रहार से बने गहरे गड्ढे जमीन पर दिखाई दे रहे थे। टूटे हुए पत्थर और झुलसी हुई जमीन पूरे क्षेत्र में बिखरी पड़ी थी। विनाश के कारण अनुष्ठानिक संरचना के अवशेष मुश्किल से ही पहचाने जा रहे थे। माइकल धीरे धीरे तबाह हो चुके मैदान को पार कर गया। उसकी निगाह जमीन पर घूमती हुई पूर्व अनुष्ठान स्थल के केंद्र तक पहुंची। राजकुमार रूई का कोई नामोनिशान नहीं बचा था। जहां आग की लपटों ने उसे भस्म कर दिया था, वहां केवल पत्थर के काले टुकड़े और जहर के धुंधले निशान ही बचे थे। माइकल एक पल के लिए रुक गया, फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी किसी चीज पर पड़ी। यह क्या है? माइकल थोड़ा झुक गया और राख और टूटे हुए पत्थरों की एक परत को झाड़ दिया। नीचे छिपी हुई चीज को देखकर वह रुक गया। यह एक हाथ था, खंडहर की जमीन में आधा दबा हुआ एक कटा हुआ मानव हाथ। माइकल कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। उंगलियां लंबी और पतली थीं, त्वचा पीली थी, लेकिन उस इलाके में सब कुछ नष्ट हो जाने के बावजूद अजीब तरह से बरकरार थी। कलाई का सिरा एकदम साफ कटा हुआ था, मानो किसी अदृश्य ब्लेड से काट दिया गया हो। माइकल की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ये यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने धीरे से कहा। अनुष्ठानिक घेरा ढह गया था और द्वार गायब हो गया था। रूई स्वयं जलकर राख हो गया था, फिर भी यह हाथ वही रहा। जैसे जैसे माइकल की आंखें तेज होती गईं, उसके मन में धीरे धीरे एक एहसास विकसित होने लगा। अंतिम क्षण में शायद यह आह्वान वास्तव में कारगर साबित हुआ हो। यदि पोर्टल रहने से पहले एक सेकंड के अंश के लिए भी कनेक्ट होने में कामयाब हो जाता, तो यह संभव था कि कुछ पहले ही इसके माध्यम से गुजरना शुरू कर चुका होता। उसके सामने वाला हाथ शायद उसी का हिस्सा रहा हो। माइकल की निगाहें गंभीर हो गईं जब उसने कटे हुए अंक का और अधिक ध्यान से अध्ययन किया। सौभाग्यवश जिसे भी बुलाया गया था वह पूरी तरह से प्रकट होने में स्पष्ट रूप से विफल रहा, अन्यथा स्थिति कहीं अधिक विकट हो सकती थी। दुर्भाग्यवश केवल हाथ से ज्यादा कुछ पता नहीं चला। कटे हुए अंक से माइकल उस आकृति की शक्ति के सटीक स्तर का पता नहीं लगा सका जिसने उससे संपर्क करने का प्रयास किया था। हालांकि एक बात निश्चित थी, इस तथ्य से कि हाथ अनुष्ठान स्थल के विनाश से बच गया था, यह साबित होता है कि वह किसी कमजोर व्यक्ति का नहीं था। इस इलाके पर अनगिनत हमले हुए थे, फिर भी हाथ काफी हद तक सुरक्षित बचा रहा। इससे ही इसके मालिक की ताकत का अंदाजा लग जाता है। लेकिन हाथ कट चुका था। अगर इसका मालिक चौथे दर्जे का प्राणी होता तो माइकल को संदेह था कि ऐसा इतनी आसानी से हो पाता। उसने जिस शक्ति का प्रदर्शन किया था उसके बावजूद भी उस स्तर पर किसी को घायल करना संभव नहीं होना चाहिए था। चौथे रैंक के विशेषज्ञ इतने कमजोर नहीं थे, जिसका अर्थ यह था कि जो व्यक्ति लगभग पोर्टल पार कर चुका था वह शक्तिशाली था, लेकिन चौथे रैंक के स्तर पर नहीं। माइकल धीरे धीरे सीधा हुआ, उसकी निगाहें कटे हुए हाथ पर टिकी रहीं। दिलचस्प, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा विचारशील था क्योंकि वह सोच रहा था कि आगे क्या करना है। अपनी प्रतिभा के विकास के बाद से माइकल ने एक खास आदत विकसित कर ली थी। शुरू में उसकी क्षमता केवल विकास अंक जमा करके अपने मरे हुए प्राणियों को विकसित करने की अनुमति देती थी, लेकिन बाद में हुए परिवर्तनों के बाद इस प्रतिभा का दायरा बढ़ गया। ये पदार्थों को ग्रहण कर सकती थी और विकास अंक उत्पन्न करने या नए परिणाम बनाने के लिए कुछ चीजों को आपस में मिला भी सकती थी। इसी वजह से माइकल को धीरे धीरे ऐसी कोई भी चीज इकट्ठा करने की आदत पड़ गई थी जो कीमती या असामान्य दिखती हो, भले ही उसे तुरंत ये पता न हो कि इसका उपयोग कैसे करना है, भले ही बाद में उसने इसका कभी इस्तेमाल ही न किया हो। अगर कोई चीज उसे काफी कीमती लगती या उसमें उसकी प्रतिभा को लाभ पहुंचाने की जरा सी भी संभावना होती तो वह उसे ले लेता। ठीक इसी वजह से उसने पहले वीरियन और दूसरे जागृत करने वाले के शवों को अपने कब्जे में ले लिया था। वे दोनों शव अपने अपने तरीके से दिलचस्प थे, लेकिन वे दोनों खोखली कांच के अलावा कुछ नहीं थे। उनके शरीरों में कोई आत्मा शेष नहीं थी, एक अंश भी नहीं। इसका मतलब यह था कि वह मरे हुओं को जीवित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तरीकों से उन पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता था। बिना किसी जीवित आत्मा के उन्हें जीवित करने से केवल बेजान लाशें ही बनती। वे उन प्राचीन लाशों से भी अधिक बेकार होती जिनकी आत्माएं आंशिक रूप से क्षीण हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनमें पुनर्जीवित किए जा सकने वाले धुंधले अंश शेष थे। उन अवशेषों से कम कुछ हद तक बुद्धिमत्ता का पता चलता था, लेकिन इन शवों में कुछ भी नहीं था, बस मांस, खाली। फिर भी उसने उन्हें इकट्ठा कर लिया था। बाद में वह उनके साथ क्या करने की योजना बना रहा था, इस बारे में माइकल के मन में पहले से ही कुछ विचार थे, लेकिन इसके लिए उसे पहले इस दुनिया को छोड़ना होगा। माइकल की निगाहें राख में पड़े कटे हुए हाथ पर वापस टिक गईं। कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने हाथ न उठाने का फैसला किया। यह सिर्फ एक हाथ था, इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि ये किसी चौथे दर्जे के प्राणी का होता तो शायद वह हिचकिचाता, फिर भी वो भविष्य में इससे उत्पन्न होने वाली संभावित परेशानी पर विचार करता, लेकिन केवल इसका मूल्य ही उसे इसे लेने के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए पर्याप्त होता। इस दांव में इतना जोखिम लेना उचित नहीं था। एक बार फैसला लेने के बाद माइकल ने उस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। उसकी हथेली से काली लौ की एक हल्की सी लकीर उठी। ये स्पार्टन की ज्वाला थी जो उसके कानून के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। अंधेरा, घना और असामान्य रूप से शांत। यह आम आग की तरह बेतहाशा नहीं फैला।
ये धीरे धीरे नीचे उतरा और कटे हुए हाथ को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ क्षणों के लिए पीली त्वचा ने प्रतिरोध किया, फिर काली लिप्टों ने उसे पूरी तरह से भस्म कर दिया। जब हाथ हट गया तभी माइकल को आखिरकार थोड़ा सुकून महसूस हुआ। फिर भी वह तुरंत नहीं गया। उस हाथ के दिखने पर माइकल ने उस क्षेत्र की दोबारा सावधानीपूर्वक जांच की। उसकी दृष्टि खंडहर स्थल पर चारों ओर फैल गई, टूटे हुए पत्थरों, झुलसी हुई धरती, क्षत-विक्षत शवों और ढह चुकी संरचना के अवशेषों पर से गुजरती हुई। उसी खोज के दौरान उन्होंने कुछ और ही देखा। टूटी हुई चट्टानों के ढेर के नीचे हल्की चांदी जैसी चमक। माइकल थोड़ा और करीब आया और अपने पैर से मलबे को एक तरफ धकेल दिया। जो कुछ दिखाई दिया उसे देखकर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही शंख जैसी वस्तु थी जिसका उपयोग रूई ने पहले किया था। हैरानी की बात यह थी कि यह अभी भी सही सलामत था। उस हिंसक विनाश से भी, जिसने बाकी के इलाके को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। माइकल नीचे झुका और उसे उठा लिया। खजाने को हाथ में पकड़ने पर ठंडक महसूस हुई। उसकी सतह पर अभी भी बारीक जादुई आकृतियां खुदी हुई थीं। हालांकि उसके अंदर की रोशनी काफी कम हो गई थी, फिर भी संरचना स्थिर बनी हुई थी। माइकल ने तुरंत अपनी निरीक्षण क्षमता को सक्रिय कर दिया। वस्तु का नाम सम्राट का कवच। श्रेणी असाधारण श्रेणी। टिकाऊपन 92%। प्रभाव। सक्रिय होने पर कवच एक रक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करता है जो एक गुंबद के आकार की ढाल में विस्तारित होता है। यह अवरोध पूर्ण ऊर्जा पर 60 सेकंड तक पीक रैंक 3 के बराबर हमलों का सामना कर सकता है, जिसके बाद ये कूलडाउन अवधि में चला जाता है। माइकल ने तुरंत अपनी निरीक्षण क्षमता को सक्रिय कर दिया। वस्तु का नाम सम्राट का कवच। श्रेणी असाधारण श्रेणी। टिकाऊपन 92%। प्रभाव। सक्रिय होने पर कवच एक रक्षात्मक अवरोध उत्पन्न करता है जो एक गुंबद के आकार की ढाल में विस्तारित होता है। यह अवरोध पूर्ण ऊर्जा पर 60 सेकंड तक पीक रैंक 3 के बराबर हमलों का सामना कर सकता है, जिसके बाद ये कूलडाउन अवधि में चला जाता है। शीघ्र पतन ऊर्जा की पुनः प्राप्ति पर निर्भर। ऊर्जा उपलब्ध होने तक इसे सक्रिय किया जा सकता है। सक्रियण आवश्यकता माना इन्फ्यूजन। विवरण। यह एक सुरक्षात्मक खजाना है जिसे ब्लैक सरपेंट साम्राज्य के शाही शिल्पकारों द्वारा तैयार किया गया है और शाही वंश के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। ये कलाकृति माना को एक स्थिर परतदार सुरक्षा कवच में परिवर्तित करती है जो थोड़े समय के लिए अत्यधिक बल का प्रतिरोध करने में सक्षम है। हालांकि इसकी क्षमता सीमित है, फिर भी इसकी रक्षात्मक क्षमता असाधारण श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ खजानों में शुमार है। माइकल ने पैनल को खारिज करने से पहले एक बार फिर उसे पढ़ा। इसके बाद उसने उस खजाने का क्या किया, इसका जवाब सरल था। बेशक उसने इसे ले लिया। हाँ, उसने ले ही लिया। खजाना तो खजाना ही होता है, विशेषकर इस कक्षा में पढ़ने वाला। माइकल के पास ऐसी वस्तु को यूं ही पड़े रहने देने का कोई कारण नहीं था। भले ही वह कलाकृति उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी न हो, लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं होता। 3 सितारा असाधारण श्रेणी के खजाने आम नहीं थे। इस तरह की बात पर कई लोग आपस में झगड़ पड़ेंगे, सिर्फ इसलिए कि उसे व्यक्तिगत रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति तो कर ही सकता है। वह इसका सौदा कर सकता था। इसका इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए करे, या फिर इसे कहीं सुरक्षित रख दे। अगर वह सच में चाहे तो इसे किसी दिन अपने चचेरे भाई को भी दे सकता है। इस विचार से उसके होठों का कोना हल्का सा हिल गया, फिर उसने उस कलाकृति को एक तरफ रख दिया। जब खजाना उसके भंडार में गायब हो गया तो माइकल ने आखिरकार अपना ध्यान बर्बाद युद्ध क्षेत्र की ओर वापस मोड़ दिया। उसने अपनी पैनी नजर से उस इलाके का एक बार फिर से जायजा लिया। सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा था। संतुष्ट होकर माइकल ने आखिरकार आराम किया और समय बर्बाद किए बिना माइकल ने अपने घुटनों को थोड़ा मोहा। फिर उसका शरीर तेजी से ऊपर की ओर उछला। जैसे ही वह एक बार फिर हवा में उठा, उसके चारों ओर हवा जोर से बहने लगी। कुछ ही क्षणों में वह वापस वहीं पहुंच गया जहां एरियन और अन्य लोग उसका इंतजार कर रहे थे। साम्राज्य की योजना विफल होने के बाद राज्य के भीतर किसी को भी बाहर निकलने से रोकने वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि राज्य से मिलने वाला प्रतिरोध समय बीतने के साथ साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। उस क्षेत्र के बाहर जंगल में मौजूद उड़ने वाले जहाजों में से एक में हलचल मची हुई थी। ये साम्राज्य का जहाज था। जहाज के अंदर एक कमरे में कई लोग एक प्रोजेक्शन को घूर रहे थे। कक्ष के अंदर का वातावरण गंभीर हो गया था। कुछ पल के लिए कोई नहीं बोला। फिर अधिकारियों में से एक ने धीरे से अपना सिर प्रोजेक्शन आकृति की ओर घुमाया। उद्धरण चिन्ह ... आपने अभी जो कहा उसे दोहराएं। आवाज धीमी थी लेकिन तीखी थी। सम्राट ने प्रत्यक्ष जांच का आदेश दिया है। वह जानना चाहते हैं कि राजकुमार रूई के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उनका जीवन चक्र समाप्त हो गया। एक पल के लिए कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। फिर अचानक एक और व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर क्रोध का भाव था। पर्याप्त। उनकी आवाज कमरे में तीखी गूंज उठी। नपुंसक लियांग, यह मजाक करने का समय नहीं है। उस आदमी की आंखों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। राजकुमार अभी भी राज्य के भीतर ही हैं। उनके पास मौजूद संसाधनों और उनके साथ आए साथियों की ताकत को देखते हुए उस स्थान के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। उनकी आवाज और भी कठोर हो गई। उसे मारने की तो बात ही छोड़ो। हिजड़ा लियांग नामक व्यक्ति ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी पतली आंखें धीरे धीरे कमरे में चारों ओर घूमती रहीं। उनके चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था। क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की बात पर झूठ बोलूंगा? उनकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। अधिकारियों ने चुप्पी साधे रखी। किसी ने जवाब नहीं दिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को ठीक ठीक समझ आ गया था कि प्रोजेक्शन क्या दर्शा रहा है। जीवन चक्र कोई साधारण निगरानी उपकरण नहीं था। यह एक अनमोल खजाना था। प्रत्येक शाही वंशज के जीवन सार का एक अंश कलाकृति के भीतर संबंधित धागे से बंधा हुआ था। यह धागा उस व्यक्ति की जीवंतता को दर्शाता था जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था।
जब तक मालिक जीवित रहेगा धागा स्थिर ऊर्जा के साथ घूमता रहेगा। यदि मालिक को चोट लग जाती तो धागा कमजोर हो जाता। यदि मालिक की मृत्यु हो जाती तो ये थ्रेड पूरी तरह से गायब हो जाता। जीवन चक्र से जुड़ी इस कलाकृति का उपयोग साम्राज्य द्वारा पीढ़ियों से अपने सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों की सुरक्षा की निगरानी के लिए किया जाता रहा था। विश्व भर के कई महान गुटों के पास इसी उद्देश्य के लिए इसी प्रकार के खजाने मौजूद थे। इसी वजह से जब जीवन का कोई सूत्र गायब हो जाता था तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता था। ये लगभग कभी गलती नहीं थी। अंततः हिजरा लियांग की निगाहें एक बार फिर प्रोजेक्शन पर टिक गईं। प्रिंस रूई का संदेश पूरी तरह से गायब हो गया था, जिसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी, वह मृत है। हिजड़े ने धीरे से अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। आप चाहे जो भी अविश्वास करें, सम्राट अपना आदेश पहले ही जारी कर चुके हैं। उनकी आवाज शांत रही। आप इस बात की जांच करेंगे कि उस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। किसी भी आवश्यक तरीके से प्रोजेक्शन में झिलमिलाहट हुई, फिर वह गायब हो गया। कक्ष को रोशन करने वाला प्रकाश फीके पड़ गया और केवल जहाज के आंतरिक लैंप की मंद रोशनी ही शेष रह गई। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था जो काफी गहरा था। अंत में उन आदमियों में से एक बोला, उद्धरण चिन्ह ... इसका कोई मतलब नहीं बनता। उनकी आवाज पहले से धीमी थी। अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी जो राजकुमार को मार सके। एक अन्य अधिकारी ने गहरी भौहें चढ़ा ली। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना न घट जाए या फिर किसी ने दखल दिया होगा, दूसरे ने गंभीर स्वर में कहा। कमरा फिर से शांत हो गया। उस क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप होना असंभव नहीं था, लेकिन इसके लिए ताकत की जरूरत होगी। जिस व्यक्ति ने पहले रूई की मृत्यु की असंभवता के बारे में चिल्लाया था, उसने अपनी कनपटी रगड़ी। अगर यह खबर फैल गई तो शाही दरबार में हंगामा मच जाएगा। किसी ने असहमति नहीं जताई। किसी राजकुमार की मृत्यु कोई मामूली बात नहीं थी। वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने धीरे से अपनी बाहें मोड़ ली। यह क्षेत्र अभी भी सक्रिय है। प्रतिभागी अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं लौटे हैं। उसकी निगाहें बाकी लोगों पर घूम गईं। एक अन्य व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। जो भी बाहर आता है हम उससे पूछताछ करते हैं, कोई अपवाद नहीं। एक तीसरे व्यक्ति ने ठंडे लहजे में कहा, जो कोई भी सहयोग करने से इनकार करेगा उसे हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच जहाज के बाहर जंगल के खुले मैदान में विभिन्न गुटों के कई समूह पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। खुले मैदान के केंद्र में स्थित विशाल द्वार के चारों ओर वे अलग अलग दूरी पर खड़े थे। आसपास के पेड़ों को कई दिन पहले ही हटा दिया गया था और हाल के दिनों में विभिन्न गुटों के सेवकों ने उस क्षेत्र को और साफ कर दिया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बावजूद वह स्थान अत्यंत व्यवस्थित था। द्वार के चारों ओर एक विशाल खुला मैदान था और उसके नीचे की जमीन को परतदार संरचनाओं से मजबूत किया गया था। उस क्षण पोर्टल स्वयं कांप उठा। अस्थिर स्थानिक ऊर्जा की लहरें अशांत पानी की तरह इसकी सतह पर फैल गईं। जो गोलाकार द्वार कभी स्थिर प्रतीत होता था, अब बार बार झिलमिलाने लगा। उसके किनारे इस प्रकार विकृत हो रहे थे मानो वे अंदर से धीरे धीरे फट रहे हों। वहां जमा हुए लोग खामोशी से देखते रहे। कुछ लोग हाथ बांधकर खड़े थे, कुछ अन्य लोग आपस में दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग कांपते हुए द्वार का मतलब समझ गए थे। द्वार की देखरेख के लिए जिम्मेदार जादूगरों में से एक अचानक जमीन पर खुदी हुई संरचना से आगे बढ़ा। अस्थिर ऊर्जा पैटर्न का अध्ययन करते हुए उसके माथे से पसीना बह रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अंदर का क्षेत्र तेजी से अस्थिर होता जा रहा है। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन आसपास के कई गुटों ने तुरंत अपना ध्यान उसकी ओर मोड़ लिया। यह मुख्य दुनिया से ज्यादा देर तक जुड़ा नहीं रह सकता। जादूगर ने अपना हाथ उठाया और अपने सामने तैरते हुए कई चमकते हुए प्रतीकों को समायोजित किया, फिर आगे बढ़ा। स्थानिक संरचना पहले से ही स्वतः ही पीछे हटने लगी है। यह क्षेत्र संबंध को अस्वीकार कर रहा है। वहां जमा हुए लोगों के बीच कानाफूसी फैल गई। यह परिणाम अप्रत्याशित नहीं था। अधिकांश पॉकेट रील्स खुलने के बाद सीमित स्थिरता ही रखते थे। अंततः वे वापस अपने पृथक स्थान में सिमट जाते थे। जादूगर ने एक बार फिर कांपते हुए द्वार की ओर देखा। जल्द ही यह राज्य अंदर मौजूद सभी लोगों को बलपूर्वक निष्कासित कर देगा। अपनी व्याख्या समाप्त करने से पहले उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा। जब ऐसा होगा तो पहले पंजीकरण करा चुके प्रतिभागी जल्द ही यहां दिखाई देंगे। उनके शब्दों के कारण कई समूहों में थोड़ा सा बदलाव आया। जैसे ही जादूगर ने बोलना समाप्त किया, कांपता हुआ पोर्टल अचानक हिलने लगा। प्रवेश द्वार की सतह हिंसक रूप से मुड़ गई। उस पर बनी लहरें पानी में तूफान की तरह बाहर की ओर फैल गईं। फिर पोर्टल फट गया। अंतरिक्षीय ऊर्जा का एक हिंसक विस्फोट हुआ, जिससे संरचना के पास मौजूद कई लोगों को सहज रूप से पीछे हटना पड़ा। अगले ही पल दर्जनों शव पोर्टल से बाहर निकल आए। वे अंदर नहीं गए, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आकृतियां हवा में लुढ़कती हुई प्रवेश द्वार के चारों ओर बनी मजबूत जमीन पर जा गिरी। कुछ पत्थर पर लुढ़कती रही, जबकि अन्य कई मीटर तक फिसलती रहीं और अंत में रुक गईं। मैदान में चारों ओर से सिसकियों की आवाजें गूंज उठीं। अभी क्या हुआ? ये है प्रतिभागी, जल्दी करो, इनकी जांच करो। पोर्टल से एक के बाद एक शव तेजी से बाहर गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में मैदान विभिन्न गुटों के चिन्ह धारण किए बेहोश युवाओं से भर गया। कई बुजुर्ग और सेवक तुरंत आगे बढ़े। लोग गिरे हुए प्रतिभागियों को पलटने लगे और उनकी सांस और नाड़ी की जांच करने लगे। वे जीवित हैं। एक प्रतिभागी की गर्दन पर 2 उंगलियां रखने के बाद परिचारकों में से एक ने राहत की सांस लेते हुए चिल्लाया, वह सिर्फ बेहोश है। एक अन्य बुजुर्ग ने जल्दी से एक शव का निरीक्षण किया और फिर सिर हिलाया। उनकी जीवन शक्ति स्थिर है, वे बस पूरी तरह से थक चुके हैं। कुछ ही समय बाद अन्य लोग भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। वापस लौटे प्रतिभागियों में से किसी में भी जानलेवा चोट के लक्षण नहीं दिखे। उनमें से अधिकांश थके हुए लग रहे थे। उनकी आभा अत्यंत कमजोर थी, मानो उनकी ऊर्जा किसी चीज द्वारा हिंसक रूप से नष्ट कर दी गई हो।
यह अजीब था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट था। वे जीवित थे। इकट्ठे हुए कई गुटों में राहत की लहर दौड़ गई। कई बुजुर्गों ने तुरंत अपनी अपनी सेनाओं के युवकों को ढूंढ निकाला और उन्हें पोर्टल से दूर सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने लगे। उनमें से कई लोग इस बात से बेहद खुश थे कि उनके प्रतिभाशाली जूनियर सुरक्षित लौट आए थे। हालांकि इस राहत का अनुभव सभी को नहीं हुआ। जैसे ही समूहों ने वापस लौटे प्रतिभागियों की गिनती शुरू की, उनमें से कई लोगों को जल्द ही कुछ परेशान करने वाली बात का एहसास हुआ। कई लोग लापता थे। कुछ गुटों के केवल आधे सदस्य ही वापस लौटे। अन्य गुटों ने अपने कई सदस्यों को पूरी तरह से खो दिया था। जैसे जैसे यह बात फैलती गई, खुला मैदान धीरे धीरे शांत होता गया। जो लोग उपस्थित नहीं हुए, उनके साथ क्या हुआ ये तुरंत किसी को नहीं पता चला। वे अभी भी ढहते हुए क्षेत्र के अंदर हो सकते हैं, या फिर वे पहले ही मर चुके हों। शाही परिवार के विपरीत अधिकांश गुटों के पास ऐसा कोई खजाना नहीं था जो किसी व्यक्ति के जीवन चक्र को ट्रैक करने में सक्षम हो। ऐसी किसी कलाकृति के बिना वे केवल प्रतीक्षा और आशा ही कर सकते थे। सौभाग्यवश जब बुजुर्गों और परिचारकों ने बेहोश प्रतिभागियों के सामान की जांच शुरू की, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे कई गुटों का मनोबल तुरंत बढ़ गया। युवकों द्वारा ले जाए जा रहे खजाने के थैले खाली नहीं थे। इसके विपरीत उनमें से अधिकांश उस क्षेत्र के भीतर से एकत्रित विभिन्न सामग्रियों से भरे हुए थे। कई बुजुर्गों ने भंडारण थैलियों को खोला और सावधानीपूर्वक उनके अंदर रखी सामग्री का निरीक्षण किया। अंदर अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां, विचित्र क्रिस्टलों के टुकड़े और धातु अयस्क थे जिनसे हल्की आध्यात्मिक तरंगें निकल रही थीं। इनमें से कुछ सामग्रियां स्पष्ट रूप से बाहरी दुनिया में प्रचुर मात्रा में मौजूद नहीं थीं, लेकिन वास्तव में सबका ध्यान उन अजीबोगरीब गोलाकृतियों पर गया। कई अचेतन प्रतिभागियों ने उन्हें एकत्र किया था। वे मुट्ठी के आकार के छोटे छोटे गोले थे, जिनकी सतह पॉलिश किए हुए कांच की तरह चिकनी और पारदर्शी थी। प्रत्येक गोले के भीतर धुंधले प्रतीक तैर रहे थे जो धीरे धीरे ऐसे बह रहे थे मानो जीवित हो। प्रतीक लगातार बदलते और घूमते रहते थे। इन वस्तुओं में स्पष्ट रूप से किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा मौजूद थी। हालांकि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उनके सटीक कार्य का पता नहीं लगा सका। कई बुजुर्गों ने अनिश्चितता भरी नजरों से एक दूसरे का अभिवादन किया। उनमें से एक ने बुदबुदाते हुए कहा, ये इस राज्य के लिए अद्वितीय खजाने होने चाहिए। दूसरे ने धीरे से सिर हिलाया। यदि प्रतिभागियों ने इन्हें एकत्र किया है तो इनका कुछ न कुछ मूल्य अवश्य होगा। भले ही बुजुर्गों को पूरी तरह से यह समझ में न आया हो कि वे गोले क्या थे, लेकिन यह तथ्य कि युवकों ने उन्हें इकट्ठा करने के लिए उस क्षेत्र के अंदर अपनी जान जोखिम में डाली थी, ये दर्शाता है कि वे कुछ मूल्यवान थे। कम से कम वे संभवतः कीमती सामग्रियां थीं। इस एहसास से माहौल थोड़ा शांत हो गया। जिन गुटों ने अपने कई सदस्यों को खो दिया था, उन्हें भी जीवित बचे लोगों द्वारा बरामद की गई सामग्री से कुछ सांत्वना मिली। इसी बीच खुले मैदान के ऊपर अस्थिर पोर्टल लगातार कांपता रहा। कुछ क्षणों के अंतराल पर इसकी सतह से स्थानिक विकृति की एक और लहर फूट पड़ती थी। हर बार ऐसा होने पर और अधिक लोगों को हिंसक रूप से निष्कासित कर दिया गया। कुछ लोग अजीबोगरीब स्थिति में जमीन पर गिर पड़े। अन्य लोग मजबूत पत्थरों पर फिसलते हुए रुकने से पहले फिसल गए। वे सभी बेहोश थे। बुजुर्ग लोग उन्हें वापस लाने के लिए तुरंत आगे बढ़े। धीरे धीरे लौटने वाले प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती गई। जैसे जैसे बचाए गए युवाओं को अस्थिर प्रवेश द्वार से दूर ले जाया गया, वैसे वैसे खुला मैदान और अधिक भीड़भाड़ वाला होता गया। फिर स्थानिक ऊर्जा के एक और हिंसक विस्फोट के बाद कुछ अलग ही घटित हुआ। पोर्टल से एक और आकृति तेजी से बाहर निकली, लेकिन इस बार वह व्यक्ति बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिरा। इसके बजाय वह व्यक्ति बुरी तरह से गिरा, कुछ कदम आगे लड़खड़ाया और बड़ी मुश्किल से सीधा खड़ा रह पाया। आसपास के गुटों में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। कोई व्यक्ति होश में रहते हुए वापस लौट आया था। पहले सचेत प्रतिभागी के प्रकट होते ही सबका ध्यान तुरंत उस ओर आकर्षित हो गया। कई बुजुर्ग तुरंत आगे आए। क्या आप ठीक हो? अंदर क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ हैं? चारों ओर से सवाल आने लगे, जिससे थके हुए युवक को जवाब देने से पहले खुद को संभालना पड़ा। उसकी सांसें अभी भी अनियमित थीं, लेकिन उसने कुछ सवालों के जवाब देने में कामयाबी हासिल की। कुछ ही समय बाद पोर्टल से और भी आंकड़े सामने आने लगे। पिछली लहर के विपरीत ये प्रतिभागी जमीन पर गिरने के बाद तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए या जल्दी से खुद को सीधा कर लिया। हालांकि वे थके हुए लग रहे थे और उनकी आभा कमजोर हो गई थी, फिर भी वे स्पष्ट रूप से होश में थे। जल्द ही उनमें से एक छोटा समूह अपने अपने गुटों के बुजुर्गों के पास इकट्ठा हो गया। स्वाभाविक रूप से पूछताछ तुरंत शुरू हो गई। कुछ ही समय में बाहर के लोगों ने उस क्षेत्र के अंदर घटी घटनाओं के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। पहली महत्वपूर्ण खोज ने अचेतन प्रतिभागियों के साथ हुई विचित्र स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर दिया। जागरूक युवकों के अनुसार उस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का गोला मौजूद था जो किसी की साधना को तेजी से बढ़ा सकता था। कई प्रतिभागियों ने उन गोलों को पाते ही उन्हें आत्मसात कर लिया था। सचेत प्रतिभागियों में अधिकतर वे लोग थे जिन्होंने केवल थोड़ी मात्रा में ही साधना के गोले अवशोषित किए थे या जिन्होंने बिल्कुल भी साधना के गोले अवशोषित न करने का विकल्प चुना था। ये जानकारी सुनकर बुजुर्गों ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। स्पष्टतः उस क्षेत्र के भीतर कुछ बहुत गलत हो गया था। दुर्भाग्यवश सचेत प्रतिभागियों द्वारा बताई गई कहानी अधूरी थी। उनमें से किसी को भी पूरी घटना की सच्चाई नहीं पता थी। उस क्षेत्र के भीतर केवल 3 लोगों ने ही वास्तव में आपदा के मूल को देखा था। 10वां राजकुमार, रेन और माइकल, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक पोर्टल से बाहर नहीं निकला था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को यह एहसास नहीं था कि स्थिति की सच्चाई को समझने के लिए वे तीनों व्यक्ति कितने महत्वपूर्ण थे। इकट्ठे हुए गुटों ने लौट रहे युवकों से पूछताछ जारी रखी। अंततः उन्हें यह भी पता चला कि उनके कितने लोग मारे गए थे। कुछ प्रतिभागी अन्य प्रतिभागियों के साथ लड़ाई में मारे गए थे। साधना के गोले अत्यंत आकर्षक खजाने थे और उनके कारण कई संघर्ष छिड़ गए थे। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं।
एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अन्य लोगों को उस राज्य में घूमने वाले विचित्र चेहरेविहीन राक्षसों ने मार डाला था। वे जीवी साधना के गोलों के स्रोत थे। हालांकि कम से कम एक अच्छी खबर तो थी ही। प्रतिभागियों द्वारा वापस लाए गए विचित्र गोले उन साधना गोलों से भिन्न थे जिन्हें उन्होंने उस क्षेत्र के भीतर अवशोषित किया था। ये नए गोले अलग तरह के दिखाई दिए। जागरूक युवाओं के अनुसार उनमें ज्ञान समाहित था। कुछ प्रतिभागियों ने पहले ही उस दायरे के भीतर उनमें से कुछ को आत्मसात कर लिया था और इसके परिणाम हानिरहित रहे थे। उन गोलों के भीतर की ऊर्जा ने साधना को जबरदस्ती नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने ज्ञान के अंशों को सीधे मन में स्थानांतरित कर दिया। इसी वजह से वे सुरक्षित और संभावित रूप से बेहद मूल्यवान प्रतीत होते थे। यह उन गुटों के लिए अच्छी खबर थी जो बदले में कुछ भी हासिल किए बिना भारी नुकसान उठाने को तैयार नहीं थे। जैसे जैसे चर्चाएं जारी रहीं और कहानी के और टुकड़े एक साथ जुड़ते गए, अस्थिर पोर्टल शेष प्रतिभागियों को छोड़ना जारी रखता रहा। कुछ और हस्तियों को एक के बाद एक निष्कासित कर दिया गया। इनमें कई ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जिनकी उपस्थिति ने आसपास के गुटों का ध्यान संक्षिप्त रूप से आकर्षित किया। एक क्षण में माइकल प्रकट हुआ, स्थिर रूप से उतरा और फिर चुपचाप एक तरफ हट गया। कुछ ही समय बाद एरियन को भी पोर्टल से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उगा भी आया। उसका विशाल शरीर मजबूत जमीन पर जोर से गिरा और फिर वह धीरे धीरे उठा। कुछ समय बाद रेन भी प्रकट हुआ, एक बेहोश राजकुमार को अपने कंधे पर उठाए हुए वह ढहते हुए क्षेत्र से बाहर निकला। माइकल और एरियन के अलावा बाकी लोग एक साथ नहीं आए थे। हालांकि उनमें से कोई भी लंबे समय तक ध्यान का केंद्र नहीं बन पाया। मैदान में बहुत भीड़ थी, स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी और अभी भी बहुत से अन्य प्रतिभागियों को पोर्टल से बाहर निकाला जा रहा था, इसलिए किसी एक व्यक्ति पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना संभव नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वहां मौजूद सभी लोगों को धीरे धीरे कुछ अजीब बात स्पष्ट होने लगी। एक निश्चित समूह उपस्थित नहीं हुआ था। एम्पायर टीम, उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी गुटों में से सबसे शक्तिशाली समूह अभी तक वापस नहीं लौटा था। जैसे जैसे लोगों को इस बात का एहसास होने लगा, खुले मैदान में धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस बारे में किसी ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन कई लोग ऊपर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। खुले मैदान के ऊपर काफी ऊंचाई पर साम्राज्य के कई लोग चुपचाप हवा में तैर रहे थे। वे तब से वहां मौजूद थे जब प्रतिभागियों का पहला समूह आया था। अपनी सुविधाजनक स्थिति से उन्होंने छिटपुट रिपोर्टें, लौट रहे युवाओं से एकत्रित जानकारी के अंश और उस क्षेत्र के भीतर की घटनाओं के आसपास बढ़ती अनिश्चितता को सुना था। उनके चेहरे के भाव समझ से परे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें देर तक घूर कर देखे, क्योंकि अब तक हर कोई इसे महसूस कर सकता था। उस क्षेत्र के भीतर कुछ बहुत ही गलत हो गया था और एक भयावह संभावना थी जिसके बारे में कोई भी सबसे पहले बात नहीं करना चाहता था। साम्राज्य समूह अत्यधिक बल के साथ प्रवेश कर चुका था। उनमें एक शाही राजकुमार भी शामिल था। यदि वह पूरा समूह उस दायरे में आ गया होता तो यह अभियान केवल एक असफल खोज नहीं रह जाता, ये कहीं अधिक परेशानी वाली बात बन जाएगी। खुले मैदान में सन्नाटा धीरे धीरे गहराता चला गया और भी प्रतिभागी पहले ही लौट चुके थे। अधिकांश गुटों ने अपने कुछ लोगों को वापस पा लिया था। कुछ गुटों ने अपने लगभग सभी युवाओं को बचा लिया था, जबकि अन्य गुटों ने केवल कुछ ही युवाओं को वापस लाया था। फिर भी पोर्टल से बाहर आने वाले प्रतिभागियों का अराजक प्रवाह धीमा होने लगा था। इसे हर कोई देख सकता था। अस्थिर गेटवे तेजी से कमजोर हो रहा था। इसकी सतह पर उठने वाली लहरें और भी तीव्र हो गईं। स्थानिक ऊर्जा के प्रत्येक स्पंदन के साथ पोर्टल का गोलाकार किनारा थोड़ा विकृत और सिकुड़ता चला गया। उस संरचना को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार जादूगरों ने एक दूसरे को असहज निगाहों से देखा। उनमें से एक फिर आगे बढ़ा, उसकी निगाहें कांपते हुए द्वार पर टिकी हुई थीं। अब ये साम्राज्य और भी तेजी से ढह रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज खुले मैदान में गूंज उठी। ये जल्द ही बंद हो जाएगा। खुले मैदान में सन्नाटा और भी बढ़ गया। सभी लोग पोर्टल को देख रहे थे। पोर्टल से ऊर्जा की एक और लहर निकली, लेकिन इस बार कोई शरीर उसके पीछे नहीं आया। प्रवेश द्वार तेजी से झिलमिलाने लगा। पोर्टल की सतह अंदर की ओर इस तरह मुड़ गई मानो उसके भीतर का पूरा स्थान अपने आप में सिमट रहा हो। फिर रोशनी मंद पड़ने लगी। गोलाकार द्वार तेजी से सिकुड़ने लगा। पोर्टल एक आखिरी बार कांप उठा, फिर वह ढह गया। घूमती हुई स्थानिक ऊर्जा पल भर में गायब हो गई और जहां कभी प्रवेश द्वार तैरता हुआ दिखाई देता था, वहां केवल खाली हवा रह गई। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। वह खुला मैदान पूरी तरह से शांत था, क्योंकि वहां मौजूद हर कोई समझ गया था कि इसका क्या मतलब है। पोर्टल बंद हो गया था और साम्राज्य समूह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। खुले मैदान के ऊपर हवा में तैरती हुई शाही आकृतियां स्थिर थीं, लेकिन उनसे निकलने वाला दबाव अचानक बढ़ गया। आसपास के कई किसानों ने सहज रूप से अपने सिर नीचे कर लिए। किसी ने भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर भी सबके मन में एक ही विचार था, उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सबसे मजबूत टीम। उस शाही अभियान में एक राजकुमार भी शामिल था, वापस नहीं लौटा था। अचानक एक तीखी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। सब लोग रुक जाओ। ये शब्द चिल्लाकर नहीं कहे गए थे, फिर भी वे निर्विवाद अधिकार के साथ पूरे मैदान में गूंज उठे। जैसे ही वह आवाज सुनाई दी, हवा में व्याप्त दमनकारी दबाव और भी तीव्र हो गया। हिलना मत। यह आदेश खुले मैदान के ऊपर मंडरा रहे शाही आकृतियों में से एक से आया था। वह व्यक्ति धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा। उनके वस्त्रों पर साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह अंकित थे और उनके चारों ओर का आभामंडल इतना भारी था कि आसपास के साधक सहज रूप से पीछे हट गए। शाही साधक की ठंडी निगाहें एकत्रित गुटों पर घूम गईं। जहां हो वहीं रहो। कई समूह जिन्होंने पहले ही चुपचाप पीछे हटना शुरू कर दिया था, वे अचानक रुक गए। मैदान में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। शाही साधक की निगाहें धीरे धीरे लौटे हुए प्रतिभागियों पर घूमी।
फिर उनकी निगाहें क्षण भर के लिए उस खाली आकाश की ओर उठी जहां कभी पोर्टल हुआ करता था। जब उसने दोबारा बात की तो उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें छिपी हुई हत्या की मंशा स्पष्ट थी। जब तक इस मामले का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी यहां से नहीं जाएगा। भीड़ में एक हल्की सी हलचल फैल गई। कुछ बुजुर्गों ने भौहें चढ़ा ली। अन्य लोगों ने असहज निगाहों से एक दूसरे को देखा। हालांकि इससे पहले कि शाही साधक अपनी बात जारी रख पाता, मैदान के चारों ओर फैले विभिन्न तंबुओं से अचानक कई आकृतियां ऊपर की ओर उभर आईं। वे एक के बाद एक आकाश में उठे। शक्तिशाली आभाएं चमक रही थी क्योंकि वे शाही पक्ष का सामना कर रहे थे, और वे कम नहीं थे। दरअसल उनकी संख्या साम्राज्य के समूह की संख्या से कहीं अधिक थी। उनके आगे सुरुचिपूर्ण वस्त्रों में लिपटी एक युवती खड़ी थी। उसकी उपस्थिति शांत लेकिन प्रभावशाली थी। राजकुमारी प्रिसिला। उसके प्रकट होते ही नीचे मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने समय बर्बाद नहीं किया। उसकी स्पष्ट आवाज खुले मैदान में गूंज उठी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप जैसे महान व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग कनिष्ठों को धमकाने के लिए क्यों कर रहे हैं? उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसके पीछे का अर्थ स्पष्ट रूप से तीखा था। शाही साधक के चेहरे पर हल्की सी हलचल हुई। खुले मैदान में व्याप्त दमनकारी दबाव क्षण भर के लिए थम गया। जिस प्रकार वह एक महान व्यक्तित्व थे, उसी प्रकार राजकुमारी प्रिसिला भी एक महान व्यक्तित्व थी। और वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे विभिन्न गुटों के कई अन्य शक्तिशाली व्यक्ति खड़े थे। उनकी आभा स्थिर और अडिग थी क्योंकि वे चुपचाप उसके पक्ष का समर्थन कर रहे थे। शाही साधक ने शीघ्र ही अपना संयम वापस पा लिया। हालांकि उनके चेहरे पर दिख रही तीखी धार पहले से कम हो गई थी। उसे अचानक कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई। ये साम्राज्य नहीं था, वह साम्राज्य क्षेत्र से बहुत दूर था। यहाँ साम्राज्य का अधिकार निरंकुश नहीं था। फिर भी उन्हें जो आदेश मिले थे वे सीधे थे। वह यूं ही पीछे नहीं हट सकता था। महामहिम, उन्होंने शांत भाव से कहा, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप न करें। उनकी आवाज सम्मानजनक थी, जैसे कोई अपने समकक्ष से बात करता है, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमारी प्रिसिला ने किया था। यह साम्राज्य से संबंधित मामला है। उसकी निगाहें नीचे एकत्रित गुटों पर घूम गईं। शाही अभियान दल वापस नहीं लौटा है और उनमें एक शाही राजकुमार भी शामिल था। वे शब्द हवा में भारीपन से गूंजते रहे। शाही साधक की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। जब तक हम ये निर्धारित नहीं कर लेते कि उस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, तब तक यहाँ उपस्थित किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसकी निगाहें एक बार फिर राजकुमारी प्रिसिला पर टिक गईं। मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी इस स्थिति की गंभीरता को समझती है। कुछ क्षणों के लिए राजकुमारी प्रिसिला ने कोई टिप्पणी नहीं की। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसके पास कहने के लिए और कुछ बचा ही न हो। फिर उसकी नजरें दूसरी तरफ मुड़ गईं। शाही साधक की ओर दोबारा देखने के बजाय उसने अचानक अपना ध्यान नीचे जमीन पर एकत्रित प्रतिभागियों की ओर मोड़ दिया। उसकी आवाज खुले मैदान में स्पष्ट रूप से सुनाई दी। क्या आप में से किसी ने राज्य के भीतर शाही समूह के साथ जो हुआ उसे देखा? अचानक पूछे गए इस सवाल ने लौटे हुए कई युवकों को चौंका दिया। एक क्षण के लिए खुले मैदान में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर कई आवाजों ने जल्दी से जवाब दिया, हमने कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। हमारा शाही टीम से कभी आमना सामना नहीं हुआ। प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक लगभग जल्दबाजी में आई, मानो प्रतिभागियों को किसी खतरनाक चीज में घसीटे जाने का डर हो। उनमें से कोई भी साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली समूह के गायब होने से जुड़ना नहीं चाहता था। राजकुमारी प्रिसिला चुपचाप उनकी प्रतिक्रियाओं को देखती रही। उनमें से अधिकतर लोग सचमुच भ्रमित दिख रहे थे। कुछ अन्य लोग डरे हुए प्रतीत हुए। भीड़ के पीछे माइकल और एरियन चुपचाप लौटे हुए प्रतिभागियों के बीच खड़े थे। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। एरियन का हावभाव संयमित रहा। उनके चेहरे पर शांत और गरिमापूर्ण भाव थे। ड्यूक एवरमून की बेटी होने के नाते वह लंबे समय से अपनी छवि बनाए रखने की आदी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानती थी कि वह निर्दोष है। राजकुमारी प्रिसिला की उपस्थिति और उनके साथ खड़े कई अन्य महान व्यक्तियों के साथ साम्राज्य युवा पीढ़ी के खिलाफ लापरवाही से कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए वह चुप रही। माइकल पास ही खड़ा था। उनके चेहरे पर उतनी ही शांति झलक रही थी, लगभग उदासीन, लेकिन वह शांति केवल ऊपरी तौर पर ही मौजूद थी। उनकी स्थिर निगाहों के पीछे उनका दिमाग पहले से ही तेजी से चल रहा था। स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल हो गई थी। खुले मैदान के ऊपर से राजकुमारी प्रिसिला नीचे मौजूद युवकों को देखती रही। उसे अभी अभी जो जवाब मिले थे उनसे उसे कुछ महत्वपूर्ण बात पता चली। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि शाही राजकुमार कहाँ था। बेशक वे झूठ बोल रहे हो सकते हैं, लेकिन साम्राज्य उसका कोई ऐसा मित्र नहीं था जिसकी मदद के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालती। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर बात की, क्या होगा यदि राजकुमार उस राज्य के अंदर फंस जाए? उसके शब्दों को सुनकर नीचे खड़े कई लोग ऊपर देखने लगे। खंडहर में स्पष्ट रूप से कोई असामान्य घटना घटी होगी जिसके कारण वह वापस शून्य में समा गया। उसने शांत भाव से कहा, यदि राजकुमार उस असामान्य घटना के कारण बाहर नहीं आ सका तो ये पूरी तरह संभव है कि वह अंदर ही फंसा हुआ है। शाही साधक के होंठ हल्के से फड़क उठे। वह तुरंत समझ गया कि वह क्या कर रही है। वह एक तर्कसंगत संभावना प्रस्तुत कर रही थी, गुटों के बीच संघर्ष को बढ़ने दिए बिना स्थिति को शांत करने का एक तरीका। दुर्भाग्यवश साम्राज्य को पहले से ही कुछ ऐसा पता था जो दूसरों को नहीं पता था। राजकुमार की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी थी। राजकुमार की मृत्यु होते ही साम्राज्य को इसका आभास हो गया था। लेकिन शाही किसान खुलेआम ये बात नहीं कह सकता था। इतने सारे गुटों के सामने एक शाही राजकुमार की निश्चित मृत्यु की घोषणा करने से स्थिति और भी अधिक विस्फोटक हो जाएगी। साथ ही अगर राजकुमार सचमुच किसी ऐसे क्षेत्र में फंस गया होता जो अब उसकी पहुंच से बाहर होता और कोई नहीं जानता कि वह कभी वापस आएगा या नहीं, या वह किस वर्ष फिर से प्रकट होगा, तो परिणाम मृत्यु से बहुत अलग नहीं होता। दोनों परिणाम बहुत अलग नहीं थे।
राजकुमारी प्रिसिला ने उसे स्थिर निगाहों से देखा। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन निर्दोष कनिष्ठों को संदिग्धों की तरह क्यों माना जाना चाहिए? ये युवक उस खंडहर के ढहने से बाल बाल बचे। उनमें से कुछ तो अंदर ही अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचे। उसकी निगाहें शाही कृषक पर टिकी रहीं। तो मुझे बताओ, जिस चीज के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उसके लिए उन्हें क्यों दंडित किया जाना चाहिए? कुछ क्षण के लिए शाही साधक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका चेहरा शांत रहा, लेकिन उसके मन में अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी। शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। अन्य शाही हस्तियों में से एक ने आध्यात्मिक संचार के माध्यम से उनसे बात की थी। उस आदमी की भौहें थोड़ी तन गईं। पीछे हटना, उसने चुपचाप जवाब दिया। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि हम सम्राट के आदेशों का उल्लंघन करें? दूसरे शाही कृषक ने तुरंत जवाब दिया। मेरा मतलब वो नहीं है। आवाज जारी रहने से पहले कुछ देर का विराम आया। लेकिन स्थिति को देखिए, हम साम्राज्य से बहुत दूर हैं। यहाँ एकत्रित गुट अनेक हैं। अगर हम अभी इस मामले को आगे बढ़ाने पर जोर भी दें तो हम वास्तव में क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ मौजूद हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं? शाही साधक के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके विचार और भी गंभीर हो गए। आवाज शांत भाव से जारी रही। राजकुमार की मृत्यु को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन अभी हमें सच्चाई नहीं पता। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। अगर हम इस मामले को यहाँ जबरदस्ती आगे बढ़ाएंगे तो इससे केवल दुश्मन ही पैदा होंगे। वे शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। फिलहाल आवाज ने धीमी आवाज में कहा, पीछे हट जाना ही समझदारी होगी। शाही कृषक चुप हो गया। उसे पता था कि वह आदमी सही कह रहा था। वे यहाँ खंडहरों का निरीक्षण करने और शाही अभियान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सीधे आदेश पर आए थे। लेकिन स्थिति पहले ही उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अगर उन्हें किसी बात का शक भी होता तो उनके पास उसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। और यहाँ इतने सारे गुटों और शक्तिशाली व्यक्तियों से घिरे होने के कारण साम्राज्य की सत्ता अकेले अपनी इच्छा को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ क्षण सोचने के बाद बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे एक निष्कर्ष पर पहुंचा। यदि राजकुमार खंडहर के ढहने के दौरान गायब हो गया होता तो ये कहना काफी आसान होता कि खंडहर ने उसकी जान ले ली। कम से कम अभी के लिए। बाद में जब साम्राज्य ने स्वयं जांच की तब भी सच्चाई का पता लगाया जा सकता था। अपना निर्णय लेने के बाद शाही साधक ने अपना सिर फिर से उठाया। राजकुमारी प्रिसिला को देखते हुए उनके चेहरे पर कोई दृढ़ भाव नहीं था। मेरी महिला, उसने शांत भाव से कहा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आवाज खुले मैदान में स्पष्ट रूप से सुनाई दी। राजकुमार के लापता होने की घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वातावरण में थोड़ी सी सख्ती आ गई, लेकिन शाही किसान ने अपना काम जारी रखा। हालांकि राज्य के पतन ने एक असामान्य स्थिति उत्पन्न कर दी है। उसकी निगाहें एक बार फिर एकत्रित गुटों पर घूम गईं। फिलहाल हम अपना नाम वापस ले रहे हैं। मैदान में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। शाही साधक की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेकिन ये समझ लो, साम्राज्य इस मामले की जांच करेगा। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। और अगर यह पता चलता है कि यहाँ किसी को बताई गई जानकारी से अधिक पता है। उसके आसपास का दबाव कुछ समय के लिए बढ़ गया। इसके परिणाम हल्के नहीं होंगे। अपने इन अंतिम शब्दों के साथ उन्होंने राजकुमारी प्रिसिला को एक संक्षिप्त इशारा किया। फिर वह मुड़ा और वापस आकाश में चढ़ने लगा, शाही दल को जाने की तैयारी करने का संकेत देते हुए। सभी लोग शाही दल को आकाश में उठते और धीरे धीरे खुले मैदान से विदा होते हुए देखते रहे। जब उनकी आकृतियां दूर जाकर ओझल हो गईं, तभी एकत्रित गुटों में राहत की एक हल्की लहर फैली। किसी ने भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन कुछ क्षण पहले खुले मैदान में जो दबाव था वह दम घोंटने वाला था। फिर भी वहां मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। साम्राज्य फिलहाल पीछे हट गया था, लेकिन एक शाही राजकुमार के गायब होने को यूं ही भुलाया नहीं जा सकता था। फिर भी ये भविष्य की समस्या थी। फिलहाल ज्यादातर लोग इस कठिन परिस्थिति से बच निकलने पर ही खुश थे। खुले मैदान के ऊपर से राजकुमारी प्रिसिला ने शाही समूह को गायब होते हुए देखा और फिर अंततः थोड़ा आराम महसूस किया। फिर उसने अपना ध्यान लायनहॉर्न प्रतिनिधिमंडल की ओर मोड़ा। हालांकि वह क्षेत्र उम्मीद से पहले बंद हो गया, उसने शांत भाव से कहा, लेकिन उड़ने वाला जहाज भी पहले ही आ गया था। उसकी आवाज खुले मैदान में स्पष्ट रूप से सुनाई दी। सभी लोग तुरंत निकलने की तैयारी करें। कई बुजुर्गों ने सिर हिलाया। इमारत पहले ही ढह चुकी थी और स्थिति बेहद जटिल हो गई थी। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। नीचे प्रतिभागी धीरे धीरे अपने अपने गुटों के साथ इकट्ठा होने लगे क्योंकि प्रस्थान की तैयारी शुरू हो गई थी। जमीन पर गिरकर एरियन ने माइकल की ओर रुख किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सर माइक, उसने धीमी आवाज में कहा। चलिए चलते हैं। माइकल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है। वे साथ साथ खुले मैदान से होते हुए चलने लगे। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद एरियन अचानक रुक गई। माइकल ने अभी अपना सिर घुमाया ही था कि वह अचानक आगे बढ़ गई। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने झटपट उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। शब्द कोमल थे लेकिन सच्चे थे। फिर माइकल के कुछ जवाब देने से पहले ही वह झट से पीछे हट गई। जैसे ही वह मुड़ी और लायनहॉर्न समूह की ओर तेजी से चली गई, उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी। माइकल कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, थोड़ा असमंजस में। वह भीड़ में गायब होती हुई उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे से भ्रम का भाव गायब हो गया। जैसे जैसे वह खुले मैदान में चलता रहा, उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक विचारशील भाव आ गया। इसी बीच अकादमी के गुप्त क्षेत्र में वास्तविक दुनिया में एक युवक को एक अंधेरे कमरे में पालथी मारकर बैठे हुए देखा जा सकता था। कुछ सेकंड बाद सन्नाटे में हरी आंखों की एक जोड़ी खुली। माइकल ने ताली बजाई और तुरंत ही कमरे में रोशनी भर गई। उसके चेहरे पर एक सतर्क मुस्कान आ गई। माइकल खुद को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानता था,
लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। अगर इस स्तर पर भी वह अपने और एरियन के बीच के माहौल को नहीं समझ पा रहा है तो उसकी पूरी पीढ़ी उसके साथ ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। इसके संकेत काफी समय से स्पष्ट थे। उसका रवैया, उसकी बोलने का लहजा, उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द। और अब ये। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। अब जाकर उसने उस बात को सचमुच स्वीकार किया जिसे वह चुपचाप टालता आ रहा था। उसकी भावनाएं। ऐसा नहीं था कि वह एरियन को नापसंद करता था, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत था। हालांकि यह भावना बहुत तीव्र नहीं थी और ज्यादातर सती ही रही, लेकिन शायद इसलिए कि वह एक ऐसी दुनिया में रहती थी जिसे वह अवचेतन रूप से एक अलग दुनिया मानता था। उसने उन भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उनके जैसे जागृत व्यक्ति के लिए ये स्थान लगभग एक खेल की तरह काम करता था, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां उसने राक्षसों से लड़ाई की, शक्ति प्राप्त की और लगातार मजबूत होता गया। यहाँ सब कुछ अस्थायी सा लग रहा था, नहीं, शायद अवास्तविक। उसके आसपास के लोग भी कभी कभी ऐसे लगते थे मानो उनका उनसे कोई खास संबंध न हो, ऐसे लोग जिनसे उनकी मुलाकात बस संयोगवश रास्ते में हो गई हो। इसी वजह से उन्होंने कभी भी रिश्तों जैसी चीजों के बारे में गहराई से सोचने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब वह सीमा रेखा थोड़ी कम स्पष्ट लग रही थी। ये सिर्फ एरियन की वजह से नहीं था, वहां होगा रेन और यहाँ तक कि उसके क्षेत्र में मौजूद 2 उपद्रवी युवक भी थे। माइकल ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और चलना जारी रखा। इसी बीच अरोरा के एक अन्य हिस्से में, एक अन्य अकादमी के गुप्त क्षेत्र के अंदर, एक युवक को रेगिस्तान के बीचों बीच चिल्लाते हुए देखा जा सकता था। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, कमीने, भाड़ में जाओ। उसके आसपास मौजूद कई अन्य छात्र उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो काफी समय से ऐसे ही हैं। उन्हें क्या हुआ है? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। शायद दिल टूट गया हो। किस तरह के दिल टूटने पर तुम इस तरह चीखते हो? अचानक सब लोग चुप हो गए जब उन्होंने देखा कि एक और युवक चीखते हुए छात्र की ओर बढ़ रहा है। अरे चुप हो जाओ। लगातार 5 मिनट तक चिल्लाना ठीक है, लेकिन हर 5 मिनट में ऐसा करना जैसे कोई कूलडाउन स्किल हो, पागलपन है। क्या तुम मरना चाहते हो? यह प्रशिक्षण के लिए बनाया गया एक कृत्रिम स्थान है, चिल्लाने की जगह नहीं। हैरानी की बात यह है कि चिल्लाने वाले छात्र ने अपना बचाव नहीं किया। अगर माइकल यहाँ होता तो वह उन्हें पहचान लेता। अभी जिसने बात की थी वह ब्रान था, उसका पूर्व सहपाठी, और दूसरा वह जागृत करने वाला था जिसे उसने अभी अभी उत्पत्ति की भूमि में मार डाला था। अब जब वह अंततः गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलकर मूल भूमि में वापस आ गया था तो अब समय आ गया था कि वह आगे जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करे। कई मामलों को सुलझाना बाकी था, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था उनका प्रमोशन। माइकल को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी आत्मा को ठीक होने में लगने वाला समय इतनी जल्दी आ जाएगा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वह अपने कानून को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया, जो कि लगभग पूरा होने ही वाला था। अब उनके लिए अगली योजना की तैयारी शुरू करने का समय आ गया था। अगले कुछ दिनों में माइकल ने ऐसा कुछ खास नहीं किया जिसे सामान्य प्रशिक्षण कहा जा सके। वह शांत ध्यान में नहीं बैठते थे। इसके बजाय वह लगभग लगातार अकादमी में घूमते रहते थे। अपने संसाधनों और संपर्कों का उपयोग करते हुए माइकल ने आश्चर्यजनक गति से शवों को हासिल करना शुरू कर दिया। माइकल ने उनके मूल के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे, उसे सिर्फ एक ही बात की परवाह थी, संख्याएं। उनके अनुबंध में लगभग 2000 पद खाली थे और माइकल उनमें से हर एक पद को भरना चाहते थे। हर दिन एक समान लय का पालन करता था। कई लोगों को उनकी गतिविधियां अजीब लगीं, लेकिन कुछ ही लोगों ने हस्तक्षेप किया। आखिरकार लाशों से निपटने वाले या उनकी लालसा रखने वाले जादू का कोई असामान्य बात नहीं थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि माइकल का कृत्य कितना चरम पर पहुंच गया था या उसकी योजना क्या थी। हर दिन माइकल कुछ समय के लिए भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत नामक स्थानिक स्थान के अंदर भी समय बिताता था। उस सीमित आयाम के भीतर ही असली काम शुरू हुआ। उनकी प्रतिभा लगभग निरंतर सक्रिय रही। कभी कभी वह विकास अंक उत्पन्न करने के लिए पदार्थों का सेवन करता था। अन्य समयों पर वह उन विकास बिंदुओं का सीधे तौर पर उपयोग नए अनुबंधित मरे हुए प्राणियों को विकसित करने के लिए करता था। यह प्रक्रिया बिना किसी विशेष क्रम के बार बार दोहराई गई। अनुबंध, निगल जाना, विकसित होना, दोहराना। शुरुआत में खपत की दर बेहद अधिक थी। जैसे जैसे माइकल की सेना बढ़ती गई वैसे वैसे उसके संसाधन तेजी से खर्च होते गए। लेकिन कुछ समय बाद कुछ घटित हुआ। उसके अधीन प्रत्येक मरे हुए प्राणी ने प्रतिदिन एक विकास बिंदु उत्पन्न किया। एक अकेले मरे हुए प्राणी से प्राप्त राशि नगण्य थी। हालांकि जब मरे हुओं की संख्या 1000 से अधिक होने लगी तो स्थिति भयावह हो गई। अंततः माइकल एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां उसके मरे हुए साथियों से मिलने वाले दैनिक विकास अंक ही उसकी विकास प्रक्रिया को कुछ हद तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी गति बनाए रखने के लिए वह जो कुछ भी प्राप्त कर सकता था उसे खा जाता था, जिसमें अधिकतर पहले स्तर की आयाम दरारों से निकले राक्षस शामिल थे। औरोरा के आसपास इस तरह की कई दरारें थीं, इसलिए माइकल के पास पुनर्जीवित करने और उन्हें खा जाने के लिए राक्षसों की कमी नहीं थी। सब कुछ उसके पक्ष में सुचारू रूप से चल रहा था, बशर्ते वह अपने सहपाठी होने के नाते जमा हुए भारी कर्ज को नजरअंदाज कर दे। सहपाठियों को स्कूल का भारी कर्ज लेने की अनुमति थी। रैंक जितनी ऊंची होती, अकादमी का कर्ज उतना ही ज्यादा होता। यह उसकी स्थिति का एक और फायदा था, वरना अपनी आवश्यकताओं के अनुसार माइकल को राक्षसों का शिकार खुद ही करना पड़ता। बहरहाल सेना का विस्तार हो रहा था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह और भी मजबूत होता जा रहा था। इसी बीच उत्पत्ति की भूमि में राज्य अभी भी विनाश के बाद के परिणामों से जूझ रहा था। पूरी राजधानी में तनाव का माहौल था। माइकल के लिए स्थिति जल्द ही थका देने वाली हो गई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनाश के बाद के परिणाम उसे अभिभूत करने लगे। सभी को पता था कि खंडहर के अंदर कुछ बड़ा घटित हुआ था, भले ही विवरण स्पष्ट न हो। और एक शाही राजकुमार का गायब होना ऐसी घटना नहीं थी जो चुपचाप भुला दी जाए।
राजधानी धीरे धीरे रहने लायक जगह से हटकर आने वाले तूफान के केंद्र की तरह लगने लगी। उन दिनों के दौरान एरियन के साथ उनके संबंध भी शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गए थे। विनाश स्थल से लौटने के बाद उन दोनों के बीच कुछ बार बातचीत हुई थी, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पर सीधे तौर पर बात नहीं की। उनके बीच का माहौल काफी समय से दोनों पक्षों को स्पष्ट था, फिर भी विनाश स्थल की परिस्थितियों और राज्य के भीतर राजनीतिक तनाव के कारण माइकल के लिए वहां और अधिक समय तक रहना असंभव हो गया था। अंततः उसने जाने का फैसला किया। राजधानी से विदा होने से पहले उन्होंने एरियन को भविष्य में कभी भी अवसर मिलने पर अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए एक सरल निमंत्रण दिया। एरियन की थोड़ी दया भरी निगाहों के बीच माइकल अंततः ड्यूक के उड़ने वाले जहाज का उपयोग करके राज्य की राजधानी से रवाना हुआ और राज्य के केंद्र से दूर अपनी यात्रा शुरू की। उसके चले जाने के बाद तबाही के बाद का घुटन भरा माहौल धीरे धीरे उसके पीछे गायब हो गया। आशा है कि यह स्थिति बनी रहेगी। बस इसी तरह और दिन चुपचाप बीतते चले गए। अकादमी में जीवन धीरे धीरे अपनी सामान्य लय में लौट आया, लेकिन माइकल के लिए दिन बिल्कुल भी खाली नहीं थे। उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक विस्तार का पैमाना आखिरकार उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां आगे तीव्र वृद्धि करना कठिन हो गया था। आसान फायदे हाथ से निकल गए। उस समय से आगे माइकल केवल अपनी मरे हुए सैनिकों की सेना द्वारा उत्पन्न होने वाले विकास अंकों के प्राकृतिक दैनिक संचय पर ही निर्भर रह सकता था। पहले की विस्फोटक वृद्धि की तुलना में विकास की गति काफी धीमी हो गई थी, लेकिन यह स्थिर था। हर दिन हजारों मरे हुए जीव चुपचाप अपने स्वामी के लिए विकास अंक उत्पन्न करते थे। व्यक्तिगत रूप से इनकी संख्या नगण्य थी, फिर भी साथ मिलकर वे एक निरंतर प्रवाह बनाते थे जिससे माइकल अपनी सेना का विकास जारी रख पाता था। एक के बाद एक उसके मरे हुए सैनिक धीरे धीरे रैंक 3 की ओर बढ़ते गए। उस दौरान कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। अकादमी के भीतर भी कोई बड़ी अशांति नहीं फैली। एकमात्र उल्लेखनीय क्षण तब आया जब नया साल शुरू हुआ। जहां अधिकांश छात्र बाहर जश्न मना रहे थे, वहीं माइकल ने अपना दिन अकादमी परिसर के भीतर शांतिपूर्वक बिताया, जहां उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से संक्षेप में अपने परिवार से संपर्क किया। बातचीत बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन यह उसके लिए काफी था। उस थोड़े समय के सामान्य रहने के बाद जीवन जल्दी ही अपनी पिछली गति पर लौट आया। अंततः नया साल पूरी तरह से बीत गया। दिन हफ्तों में बदल गए, सप्ताह धीरे धीरे एक और महीने में बदल गए। माइकल के इस सत्ता की विचित्र दुनिया में कदम रखने के बाद अब 7 महीने बीत चुके थे, और अब एक बार फिर माइकल एक और दहलीज के किनारे खड़ा था। नाम माइकल नॉर्मन, रैंक 2 अधिकतम, स्तर 50, प्रतिभा अनंत, विकास, उपहार उत्पत्ति का चिन्ह सत्य की आंख, शीर्षक इतिहास में पहली बार असाधारण, वर्ग मास्टर नेक्रोमेंसर, गुण शक्ति 1036.75, चपलता 1057.71, संविधान 1235.92, बुद्धि 1400, 92,250 कैरेट, विशेषता अंक 0। 1 महीने पहले की तुलना में बहुत कम बदलाव आया था। उसकी अधिकांश क्षमताएं अपरिवर्तित रहीं। उसका रैंक इस चरण के लिए अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था और पैनल पर प्रदर्शित स्तर में वृद्धि काफी समय पहले ही रुक चुकी थी। असली अंतर तो सिर्फ उनके गुणों में था। अपने कानून के पूरा होने के करीब आने से मिले गुणों में वृद्धि और अपने नए मरे हुए साथियों से रैंक में उन्नति के दौरान मिली दयनीय प्रतिक्रियाओं को एक तरफ रखते हुए माइकल ने पिछले महीने अपने पास मौजूद हर एक गुण बिंदु को एक ही जगह पर लगा दिया था। बुद्धिमत्ता, इसके परिणामस्वरूप यह आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया। एक जादूगर के लिए बुद्धि का अर्थ केवल मानसिक शक्ति से कहीं अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस भारी वृद्धि से उन मरे हुओं की संख्या बढ़ गई थी जिन्हें वह अपनी आत्मा से बांध सकता था। यह वृद्धि मामूली नहीं थी। अतिरिक्त जानकारी मिलने मात्र से ही उसे कई दर्जन नए अनुबंध मिल गए थे। माइकल के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण संख्या थी। आखिरकार प्रत्येक अनुबंध एक और रैंक 3 एंडेड का प्रतिनिधित्व करता था। स्वाभाविक रूप से माइकल ने उन खाली जगहों को लंबे समय तक अनुपयोगी नहीं रहने दिया था। उनमें से हर एक पहले से ही भरा हुआ था। उसकी दृष्टि में उसकी सेना की उपस्थिति एक बार फिर थोड़ी बढ़ गई। हजारों मरे हुए लोग उसके अधीन थे, जिनमें से प्रत्येक उसकी शक्ति की नींव बनाने वाले अदृश्य अनुबंधों के जाल के माध्यम से उससे जुड़ा हुआ था। फिर उनका उन्नति अभियान था। केवल 2% ही बचे रहे। माइकल की निगाहें अपने उन्नति कार्य की अंतिम पंक्ति पर टिकी रहीं। कानून को समझना 98%। मेरे पास 5 रैंक 3 एंडेड है, 5 2086। अधिकांश लोगों के लिए इसका मतलब ये होता कि उनकी प्रगति अभी भी अधूरी थी, लेकिन माइकल को सच्चाई पता थी। वास्तव में यह आवश्यकता पहले ही पूरी हो चुकी थी। कानून के बारे में उनकी समझ काफी समय से पूर्ण हो चुकी थी। सिस्टम द्वारा प्रदर्शित अंतिम 2% उनके स्वयं के संयम का ही परिणाम था। माइकल खुद को दबा रहा था। वह कई दिनों से जानबूझकर अंतिम चरण को पूरा करने से बच रहा था। कारण सीधा साधा था, उनके अनुबंध के स्लॉट। अगर माइकल पहले ही आगे बढ़ जाता तो परिणाम अवांछनीय हो सकते थे। इसलिए उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उस दौरान उन्होंने अपने पास मौजूद सभी शेष अनुबंध पदों को भरने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। 2000 उनमें से प्रत्येक अब अंतिम मरे हुए प्राणी को भी बांध दिया गया था। उसकी सेना अपनी वर्तमान सीमा तक पहुंच चुकी थी। अब देरी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। माइकल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए भूले हुए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत के विशाल स्थान में जमीन पर पालती मारकर बैठ गया, जिसके चारों ओर हजारों आकृतियां मौजूद थीं। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके जागने के 7 महीने बाद आखिरकार वह अगले द्वार तक पहुंच गया था। रैंक 2 और रैंक 3 को अलग करने वाली सीमा रेखा। जैसे ही वह अपना दमन छोड़ेगा, अंतिम 2% पल भर में गायब हो जाएगा और सिस्टम उसके उन्नति कार्य के पूरा होने को मान्यता देगा। माइकल कुछ सेकंड और चुपचाप बैठा रहा। फिर धीरे धीरे कई दिनों से उसने जो संयम बनाए रखा था वह ढीला पड़ने लगा। उसकी शक्ति को रोके रखने वाली आखिरी बाधा धीरे धीरे दूर हो गई।
आखिरकार वह समय आ ही गया। उनके राज्याभिषेक का समय आ गया है। प्रतिध्वनित अस्तित्व का नियम, यह माइकल का नियम था। जिस क्षण वह इसे अपनी समझ के अनुसार पूरी तरह से समझ लेगा, ब्रह्मांड स्वयं इस नियम को स्वीकार करेगा और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा। माइकल को अभी तक ठीक से पता नहीं था कि यह आशीर्वाद किस रूप में होगा। ऑरोरा और उत्पत्ति की भूमि के भीतर उसने जो जानकारी जुटाई थी वह खंडित थी। अधिकांश अभिलेखों में प्रक्रिया का वर्णन स्पष्ट और अप्रत्यक्ष शब्दों में ही किया गया था। फिर भी एक बात ऐसी थी जिस पर सभी स्रोत सहमत थे। तीसरा स्थान अलग था। यह महज खेती की दिशा में एक और कदम नहीं था। यह पहला वास्तविक परिवर्तन था। तीसरे रैंक तक पहुंचने के बाद ही किसी को सही मायने में अलौकिक प्राणी माना जा सकता है। उस स्तर से नीचे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसे दहलीज के पार खड़े होने के बजाय उसकी ओर चलने वाला ही माना जाता था। विभिन्न दुनियाओं, विभिन्न सभ्यताओं और यहाँ तक कि खेती की विभिन्न प्रणालियों में भी वह सत्य एक जैसा ही रहा। ये शुरू किया जा चुका है। जैसे ही उसके सामने परिचित दृश्य खुलने लगा, माइकल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल प्रकट हुआ। आपकी रैंक उन्नति की खोज पूरी हो गई है। क्या आप अब लॉर्ड नेक्रोमेंसर बनना चाहते हैं? हाँ, नहीं। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। हाँ। जैसे ही यह शब्द उनके होठों से निकला, सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। उन्नति लक्ष्य 5 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें, प्रगति 6/5। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं। आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। क्वेस्ट जनरेट हुई। उन्नति लक्ष्य 20 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें, प्रगति 6/20। समय सीमा 1 वर्ष। पुरस्कार उन्नत मरे हुए प्राणियों से जुड़ी समग्र स्थिति के आधार पर अतिरिक्त स्तर और अन्य पुरस्कार। इसके तुरंत बाद और भी पैनल दिखाई दिए। वे लगातार बिना रुके प्रकट होते रहे। उन्नति लक्ष्य 20 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें, प्रगति 21/20। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं। आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। क्वेस्ट जनरेट हुई। उन्नति लक्ष्य 30 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें, प्रगति 21/30। समय सीमा 6 महीने। पुरस्कार उन्नत मरे हुए प्राणियों से जुड़ी समग्र स्थिति के आधार पर अतिरिक्त स्तर और अन्य पुरस्कार। इसके तुरंत बाद एक और पैनल चर्चा हुई। उन्नति लक्ष्य 30 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें, प्रगति 31/30। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं। आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। क्वेस्ट जनरेट हुई। उन्नति लक्ष्य 50 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें, प्रगति 51/50। समय सीमा 1 महीना। पुरस्कार उन्नत मरे हुए प्राणियों से जुड़ी समग्र स्थिति के आधार पर अतिरिक्त स्तर और अन्य पुरस्कार। माइकल को एक और पैनल के आने की उम्मीद थी। इसके बजाय सब कुछ अचानक गायब हो गया। उसकी दृष्टि से सभी तैरते हुए संदेश गायब हो गए। हम माइकल ने पलकें झपकाईं। धीरे धीरे एक नया पैनल दिखाई देने लगा। उत्पत्ति इच्छा ने हस्तक्षेप किया है। यह पता चला है कि आप एक अपवाद हैं। अपने उन्नति कार्य का पुनर्मूल्यांकन करना। नया कार्य तैयार हो रहा है। माइकल ने संदेश को ध्यान से देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उनके चेहरे पर उदासी छा गई। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? शब्द धीरे से मुंह से निकल गए। पहले आश्चर्य हुआ, फिर सदमा, फिर चिड़चिड़ापन। माइकल ने अपने दांत थोड़े भींच लिए। ओरिजिन विल, उद्धरण चिन्ह। उसने धीमी आवाज में नाम बुदबुदाया। इस समय तो उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उस चीज को क्या नाम दे। क्या वह कोई प्राणी था या फिर कोई अमूर्त इच्छाशक्ति जिसने ब्रह्मांड की संरचना को नियंत्रित किया हो? माइकल को अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई थी। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जैसे ही उसने अपने रैंक एडवांसमेंट क्वेस्ट की सामान्य सीमाओं को फिर से तोड़ने का प्रयास किया, ओरिजिन विल ने हस्तक्षेप कर दिया। माइकल को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह खुश था। दरअसल सही साबित होने से झुंझलाहट और भी बढ़ गई। यह पहली बार नहीं था जब ओरिजिन विल ने उसके काम में दखल दिया था। उनकी पहली मुलाकात पिछली पदोन्नति के दौरान हुई थी। उस समय तक वह अपने पद से जुड़ी हर सामान्य आवश्यकता को पहले ही पार कर चुका था। उन्होंने सभी अनुवर्ती उन्नति मिशन पूरे कर लिए थे। इतना ही नहीं, वो उनसे कहीं आगे निकल गया था। यह परिणाम अभूतपूर्व था। अरोरा के पास इस तरह की किसी भी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। एक बिल्कुल नई रेटिंग सामने आ गई थी और उसके तुरंत बाद ही मूल इच्छा प्रकट हो गई। बिना चेतावनी के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, इसने अंतिम परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित किया था। सबसे स्पष्ट बदलाव अनुभव अंक हासिल करने की कठिनाई में हुआ था। यह अचानक पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक कठिन हो गया था। मानो पूरी दुनिया ने ही उसे धीमा करने का फैसला कर लिया हो। उस समय माइकल को पहले से ही कुछ शक था। भविष्य में ओरिजिन विल फिर से प्रकट हो सकता है। अब वह संदेह वास्तविकता में बदल गया था, और इस बार तो इसने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। माइकल ने तैरते हुए पैनल को ठंडी निगाहों से देखा। तो इस बार आपने जल्दी कार्रवाई करने का फैसला किया। उनकी आवाज शांत रही, लेकिन इसमें हास्य का कोई अंश नहीं था। कोई जवाब नहीं था। अजीब बात यह थी कि माइकल को यह भी महसूस नहीं हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन इस समय उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। माइकल क्षतिग्रस्त ताबूत के भीतर पालथी मारकर बैठे हुए थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। हजारों मरे हुए लोग चुपचाप उसके चारों ओर खड़े थे। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर पैनल की ओर देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अच्छा, अगर आप ये खेल खेलना चाहते हैं, उद्धरण चिन्ह, तो चलिए देखते हैं कि इस बार आपने किस तरह का कार्य तैयार किया है। पैनल झिलमिला उठा। धीरे धीरे नए शब्द प्रकट होने लगे। 2 संभावनाएं थीं, या तो उसे बिल्कुल अलग मिशन सौंपा जाएगा, या फिर वही मिशन वापस आएगा, लेकिन कहीं अधिक कठिन रूप में।
दोनों में से माइकल को दूसरा विकल्प ज्यादा पसंद आया। यदि कार्य पूरी तरह से बदल जाए तो उसे पूरा करना असंभव हो सकता है। इससे उसे उच्च पूर्णता रेटिंग प्राप्त करने से रोका जा सकेगा। पैनल फिर से झिलमिला उठा। नया उन्नति मिशन उत्पन्न हुआ। उन्नति लक्ष्य 100 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 51/100। सन्नाटे ने पूरे स्थान को भर दिया। फिर माइकल ने गाली दी, धत्तेरी की। उसकी आवाज उस अंधेरे संकीर्ण आयाम में धीमी सी गूंजी। 100 रैंक 3 के मरे हुए लोग। दूसरे दर्जे के अधिकांश नेक्रोमेंसरों के लिए यह मिशन विनाशकारी साबित होगा। 10 रैंक 3 एंडेड को संभालना भी बेहद मुश्किल था। 100 की संख्या लगभग असंभव थी। उनके अधिकांश साथियों के लिए ऐसा मिशन उनके भविष्य को तबाह कर देगा। अगर वे सफल भी हो गए तो इसमें सालों लग जाएंगे और अंतिम पुरस्कार रेटिंग संभवतः सामान्य होगी। माइकल को ये सब तुरंत समझ आ गया, लेकिन निराशा के बजाय उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि कुछ और ही घट रहा था। ठीक उसकी आंखों के सामने नंबर बदल गया, खुद ब खुद। उन्नति लक्ष्य 100 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 101/100। पैनल ठप हो गया। फिर वही जाना पहचाना संदेश दिखाई दिया। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं। आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। माइकल की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। चलो हम फिर से चलते हैं। एक और पैनल सामने आया। उन्नति लक्ष्य 200 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 201/200। माइकल को हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये संख्या पहले ही निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी है। पैनल थोड़ा सा काम गया। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं। आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। इसके तुरंत बाद एक और अपडेट जारी किया गया। उन्नति लक्ष्य 300 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 301/300। हजारों मौन प्रलय के बीच पालती मारकर बैठे हुए माइकल थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। तो इस तरह से आप खेलना चाहते हैं? ओरिजिन विल ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसने एक बात को कम आंका था। माइकल ने 5 रैंक 3 एंडेड तैयार नहीं किए थे, या 20। उन्होंने हजारों की संख्या में इन्हें तैयार किया था। जैसे ही सिस्टम ने आवश्यकता को बढ़ाने का प्रयास किया, वह तुरंत फिर से क्रैश हो गया। ठीक पहले की तरह सिस्टम के समायोजन के लिए संघर्ष करने के कारण एक के बाद एक पैनल दिखाई देते रहे। हालांकि माइकल की संतुष्टि ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इंटरफेस अचानक रुक गया। सभी तैरते हुए पैनल हिलना बंद हो गए। फिर एक जानी पहचानी पंक्ति दोबारा दिखाई दी। उत्पत्ति इच्छा ने हस्तक्षेप किया है। माइकल की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एक और संदेश दिखाई दिया। ये पता चला है कि आप एक अपवाद हैं। अपने उन्नति कार्य का पुनर्मूल्यांकन करना। नया कार्य तैयार हो रहा है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। माइकल ने फिर से अपशब्द कहे, धत्तेरी की। इस बार उनकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। कुछ क्षण पहले तक वह खुश था, अब उसकी आंखों में बेचैनी झलकने लगी, क्योंकि इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। इससे पहले ओरिजिन विल ने अपना काम खत्म करने के बाद ही हस्तक्षेप किया था। अब तक कार्य पूरा होने से पहले ही इसमें 2 बार हस्तक्षेप करना पड़ा था। माइकल की उंगलियां धीरे धीरे उसके घुटने पर कसती गईं। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं। जब पहली बार ओरिजिन विल ने हस्तक्षेप किया तो इससे अनुभव की कठिनाई ही बढ़ी। कष्टप्रद, लेकिन संभव है। अब तक ये 2 बार हस्तक्षेप कर चुका था, और इसका मतलब ये था कि इस बात की वास्तविक संभावना थी कि यह हस्तक्षेप करना जारी रखेगा। इस मोड़ पर माइकल को भी लगने लगा कि शायद उसने अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा काम अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। रैंक उन्नति मिशन की सीमा को तोड़ने से मिलने वाले पुरस्कार इतने लुभावने थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। दरअसल अगर वह हमेशा अपने सामने रखी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश न करते तो समान प्रतिभा होने के बावजूद भी वह आज उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते जहां वह है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके आसपास मौजूद मरे हुए लोग एकदम स्थिर रहे। उस स्थानिक आयाम में एक सूक्ष्म तनाव व्याप्त था। पहली बार उनके मन में वास्तविक चिंता का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि यदि मूल शक्ति हस्तक्षेप करना जारी रखती है तो यह आवश्यकता बेतुकी हो सकती है। 1000 रैंक 3 एंडेड, 2000 या इससे भी बदतर कुछ। माइकल ने अपने जबड़े भींच लिए। बस अब दिखा दो। पैनल फिर से झिलमिला उठा। धीरे धीरे नए शब्द प्रकट होने लगे। नया उन्नति मिशन उत्पन्न हुआ। उन्नति लक्ष्य 500 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 501/500। माइकल उस संख्या को घूरता रहा। उद्धरण चिन्ह ... 500। उसने धीरे से आह भरी। क्या यह अन्यायपूर्ण नहीं है? मैं अन्य जागृति प्राप्तकर्ताओं से किस प्रकार भिन्न हूँ? ये किस प्रकार का भेदभाव है? 500 रैंक 3 के मरे हुए लोग। यहाँ तक कि चौथे दर्जे के जादूगरों के पास भी शायद ही कभी इतनी संख्या होती थी। लेकिन जैसे ही माइकल के मन में यह विचार आया, पैनल फिर से बदल गया। उन्नति लक्ष्य 500 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 501/500। आवश्यकता पहले ही पूरी हो चुकी थी। नोटिफिकेशन दोबारा दिखाई दिया। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं। आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। माइकल ने फिर से आह भरी। बिल्कुल। एक और पैनल सामने आया। उन्नति लक्ष्य 800 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 512/800। यह वृद्धि अब मामूली नहीं थी। एक साथ 300। माइकल चुपचाप देखता रहा। संख्या लगातार बढ़ती रही। कुछ ही देर में पैनल फिर से अपडेट हो गया। उन्नति लक्ष्य 800 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करे, प्रगति 801/800। माइकल ने बाहरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके अंदर एक खामोश तनाव पनपने लगा। नोटिफिकेशन दोबारा दिखाई दिया। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं।
आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। पैनल झिलमिला उठा। एक और आवश्यकता सामने आई। उन्नति लक्ष्य 1100 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें। प्रगति 1101 माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, इसलिए ये हर बार 300 से बढ़ता है। ये पैटर्न स्थिर हो गया था, लेकिन समस्या बनी रही। उनकी तैयारियां बहुत बड़ी थीं। संख्या में फिर से वृद्धि हुई। उन्नति लक्ष्य 1100 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें। प्रगति 1101 सिस्टम फिर से ठप हो गया। वही जाना पहचाना संदेश वापस आया। आपकी रैंक उन्नति खोज के संबंध में विशेष परिस्थितियां देखी गई हैं। आपने सीमा पार कर ली है। शर्तों के पूरा होने पर एक बार का लिमिट ब्रेक क्वेस्ट बनाना। माइकल ने अपना माथा रगड़ा। यह हास्यास्पद होता जा रहा है। एक और पैनल सामने आया। उन्नति लक्ष्य 1400 रैंक 3 एंडेड प्राप्त करें। प्रगति 1401 यहां तक कि माइकल को भी ये पैमाना बेतुका लगने लगा। फिर भी प्रक्रिया जारी रही। नोटिफिकेशन दोबारा दिखाई दिया। माइकल स्क्रीन को घूरता रहा। मुझे लगता है 1700, लेकिन सिस्टम ने उस पैटर्न का पालन नहीं किया। पैनल ठप हो गया। कोई सूचना नहीं मिली। कुछ सेकंड बीत गए। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। अब क्या? फिर एक नया संदेश दिखाई दिया। यह कोई खोज नहीं है। यह सिस्टम पैनल नहीं है। बस एक पंक्ति, ओरिजिन विल, क्यों न इसके बजाय भगवान बनना ही चुन लिया जाए। माइकल ने संदेश को ध्यान से देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने इसे गलत पढ़ा है। फिर एक और पंक्ति दिखाई दी। ओरिजिन विल, तुम्हारे जैसे लालच के सामने तो लालच का दानव राजा भी टिक नहीं सकता। चूंकि आपको पिछली रेटिंग चाहिए तो उसे ही ले लीजिए, लेकिन अब से यही आपका नया मानक होगा, आउटलायर। वे शब्द खामोशी से हवा में लटके रहे।